रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जाना पहचाना नाम है, टीवी डिबेट का मशहूर नाम है और मिली सियासत में काफ़ी अरसे से सरगर्म है। तस्लीम रहमानी साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। रहमानी साहब, ये जो सूरत हाल गुज़श्ता 15 दिनों के दरमियान सामने आई है, ये बात तो पहले ही कही जाती रही थी कि मुस्लिम लीडरशिप में और मुस्लिम नौजवानों के दरमियान बहुत ही गहरा कम्युनिकेशन गैप है और जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें उन नौजवानों को जिनके अंदर बेचैनी है, मायूसी है, सूरत हाल की वजह से इश्तियाल है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है और अब जो उनके साथ हो रहा है उसमें उनको तना छोड़ दिया गया है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है। आपने एक बहुत बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो बिल्कुल सच है, कम्युनिकेशन गैप। मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम अवाम ये चाहते हैं कि उनको एक कायद मिले और ईमानदारी और इखलास के साथ चाहते हैं, लेकिन जो हजरात भी मुस्लिम क़यादत के मसनद पर जलवा फिगन हैं वो नहीं चाहते कि अवाम उनके साथ जुड़ें, वो नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी हो, वो नहीं चाहते कि तंजीमी में अंदरूनी जमहूरियत कायम हो। तो इससे मायूसी होती है आम लोगों में भी और नौजवानों में भी, और इससे ताकत मिलती है उन फासिस्ट ताकतों को जो सरकोबी करना चाहते हैं, जो 2 नंबर का शहरी बना के रखना चाहते हैं, जो जुल्म करते हैं और मुख्तलिफ बहाने ढूंढते हैं जुल्म करने के। और उसके बाद फिर हमारी ये क़यादत कुछ कॉस्मेटिक मदद के लिए आगे आती है, जड़ों पे मदद नहीं करती, असबाब का तदारुक नहीं करती, पत्तों का इलाज करती है। तो उससे मायूसी और ज़्यादा बढ़ती है और उससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। और उसी का शाखसाना है कि मुस्लिम नौजवानों पर, मुस्लिम उम्मत पर इतने बड़े मसाइब आज आके खड़े हुए हैं। आप एक ताज़ा तरीक़ देख लीजिए, पिछले 15 दिन से जो कुछ एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इस मुल्क में हो रहा है, हमारी क़यादत ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया। 2013 मुझे याद है जब फसाद हुआ था मुजफ्फरनगर का, तो हमने बड़ी मन्नत समाजत करके मुस्लिम तंजीमों की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी, हो गई थी, उसका इम्पैक्ट भी हुआ। लेकिन अब इस मसले पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। मुस्लिम नौजवान बाहर आए, इससे ज़्यादा बेहतर था कि मुस्लिम क़यादत कहीं एक जगह किसी धरने पे बैठ जाती, मसलन गांधी समाधि पर ही बैठ जाती, लेकिन उन्होंने इसकी कोई कोशिश नहीं की कि वो सरकार पर कोई जमहूरी दबाव बनाने की कोशिश करें। नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। अब जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनके मुकदमे रूटीन में जैसे कुछ तंजीमें लड़ती हैं वो उनके मुकदमे लड़ लेंगी, कुछ के लड़ लेंगी, कुछ के नहीं लड़ेंगी। 350 लोग गिरफ्तार हैं। ये ताज़ा मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो मुझे लगता है कि तंजीमी असबियतें और तंजीम की दाखिली कमज़ोरियाँ क़यादत को हमारे नौजवानों को क़यादत से दूर कर रही हैं, और उसका तदारुक मुझे सिर्फ ये दिखाई देता है कि ज़िले सतह पर नौजवान खुद अपनी क़यादत के लिए आगे आएँ और जिनमें क़ायदाना सलाहियत हैं वो कम से कम ज़िले सतह पर अपने लोगों को एक क़यादत फराहम करें। ये बहुत ज़रूरी है। जज्बाती सियासत, हर चीज़ पे जब आपके हाथ से फिसल जाएं चीज़ें, उसके बाद जज्बात को बरांगेख्ता करके लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बदएतमादी जो बढ़ती जा रही है, तो ये इसका तो नुकसान दोनों को भुगतना पड़ेगा। किन दोनों को? मुस्लिम नौजवानों को भी और मुस्लिम क़यादत को भी। ये मुस्लिम नौजवान तो भुगत रहा है, रोज़ अफजू भुगत रहा है। मुल्क के ये हालात 75 साल में बने हैं, 2014 के बाद नहीं बने हैं। ये गलत फहमी है कि अगर कोई कहे कि 2014 में बीजेपी के आने के बाद से ये हुआ। 75 साल में 70,000 के करीब कम्युनल राइट हुए हैं। यही क़यादत मौजूद थी, यही क़यादत मौजूद थी। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अब किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से भी। ये वो वक्त है जिस पे एक चीज़ होती है ना, डाइंग डिक्लेरेशन, मौत के वक्त का जो स्टेटमेंट होता है वो सच्चा होता है। हम मौत के कगार पे खड़े, तो मौत के कगार पे तो कम से कम सच बोलना चाहिए। मैं साफ पूछना चाहता हूं कि 72-71 से लेके आज तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम से लेके आज तक पर्सनल लॉ बोर्ड की बैलेंस शीट क्या है?
अगर उन्होंने कुछ करके नहीं दिया और सिर्फ एक मुश्तरका मुत्तहदा क़यादत बनकर जब कोई इशू सामने आए तो कभी कहते हैं ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारा दायरा कार नहीं है, और फिर कोई नॉन इशू सामने आ जाए तो उसमें वो कूद पड़ते हैं। आपका कहना यह है कि बोर्ड जिसके लिए कायम हुआ था या बोर्ड ने जो भी अपने अगराद व मकासद तय किए थे वो उनको पूरा नहीं कर पाया है या पूरा करने की पोजीशन में भी नहीं रहा कभी। मेरा ख्याल है कि बोर्ड ने अपने आप को एक दायरे के अंदर समेट लिया है, अफरादी एतबार से भी समेट लिया कि अफराद भी गिने चुने हैं वही जो थे पहले, कोई नया उसमें नई स्ट्रीम नहीं आ रही। मुल्क में जो बेहतरीन इल्मी और दीनी अजहान हैं, जो जहन बहुत उम्दा जहन है, उनका पर्सनल बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बाहर बैठे हुए लोग या तो अपनी इनसिक्योरिटी में है कि उनको आने नहीं देते हैं। मसलन अब देखिए ज़फ़रुल इस्लाम खान जैसी शख्सियत बोर्ड में नहीं है, जो इस वक्त मुल्क की सबसे ज़्यादा बड़ी इल्मी शख्सियत है, वो बोर्ड में नहीं है। फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे लॉयर्स बोर्ड में नहीं है। इस तरह बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। आपने अपने आप को एक बंद गली में कैद कर लिया है और उससे बाहर आप देखना नहीं चाहते, आप हालात पे आपकी नब्ज़ नहीं है। ये तकलीफ़ की बातें हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तनकीस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अगर इदारा है तो इदारा इस जानिब प्रैक्टिकल होके सामने आए और करे, चूँकि हम चाहते हैं उम्मत अखलाकी तौर पर मजबूत तरीन उम्मत बन के सामने आए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जिस इदारे ने ली है उस इदारे को यह फ़र्ज़ अंजाम देना चाहिए। हम भी उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन वो मदद लेना भी नहीं चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त मुसलमानों के दरमियान ज़ेर बहस है वो टीवी डिबेट में जाने का मामला है। और ये इशू आज का नहीं है, जब भी कोई बड़ा मसला पैदा होता है तो मुसलमानों के बहुत बड़े तबके की तरफ से डिबेट में न जाने की अपीलें की जाती हैं। और अब ये बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान के सीनियर सियासतदान भी ये बात कहने लगे हैं कि जो टीवी डिबेट हैं ये हमारे मुआशरे को तबाह करने के दर पे हैं, हिंदू मुस्लिम नफ़रत को भड़का रही हैं, इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और इस्लामोफोबिया फैलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। और इन्हीं के ज़रिए से फाशिज़म का रास्ता भी हमवार किया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को गालियाँ दी जाती हैं खुलेआम, टीवी डिबेट के अंदर तू चढ़ा गाली गलौज तक होने लगी है। और हमारे जो उसमें पैनलिस्ट जो होते हैं वो गालियाँ सुनते भी हैं, गालियाँ कभी कभी सुनाते भी हैं, झगड़ा भी हुआ है, मारपीट तक भी हुई है। तो अब नुपुर शर्मा के वाक़े के बाद से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी अपील की है, जमीयत उलमा ने, जमात इस्लामी ने, या जो भी मौसर शख्सियात हैं उनका कहना यह है कि हमारे लोग टीवी डिबेट में जाने को फ़िलहाल रोक दें। आपको क्या लगता है, क्या ये अपीलें इनको मानना चाहिए, टीवी डिबेट में जाना चाहिए? जो सूरत हाल पैदा कर दी जा रही है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जिस तरह से उनका एक यकतरफा रवैया हो गया है, इसमें हमारी शिरकत वहाँ किस हद तक ज़रूरी होती है या गैर ज़रूरी है? देखिए, डिबेट्स दो तरह की हैं टेलीविज़न पे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए टेलीविज़न डिबेट्स में, तो उसमें जो बतदरीज एक डिटोरिएशन आया है उसको हमने महसूस किया है। एक डिबेट्स तो बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल हैं, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नुमाइंदा होता है, और अगर वो सियासी मसला मुसलमानों से भी रिलेटेड है तो उसमें कोई एक मुसलमान भी होता है। ये नॉर्मल एक सिलसिला है वो जो चल रहा है। डिबेट्स सारी दुनिया में टेलीविज़न की डिबेट्स का मयार गिरा है। अरबों के यहाँ जो डिबेट्स होती है उसमें तो पिस्टल तक लोग निकाल लेते हैं, इतना मयार गिरा है। लेकिन हमारे यहाँ वो मयार अब आके गिरना शुरू हुआ 2014 से पहले की डिबेट्स में, और 2014 के बाद की डिबेट्स में बहुत फ़र्क आया है। और 2014 से 2022 के बीच, पर्टिकुलरली 2019 में लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद टेलीविज़न की डिबेट में आरएसएस और बीजेपी के जो तर्जुमान हैं उनके इस अंदाज में एग्रेशन आया, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आया। और उस बढ़ते हुए एग्रेशन के साथ जो एंकर है जो ऑलरेडी उन्हीं का है उसमें भी एग्रेशन आया है। तो ये इस एग्रेशन ने जो, और तीसरी चीज़ जो ये हुई कि इन्होंने मुस्लिम पैनलिस्ट जो नॉन पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उसमें उन्हें बुलाना शुरू किया, जो हमारे यहाँ की बिल्कुल ही तलछट है, गर्द है, उसको उन्होंने वहाँ पर ले जाके बैठाना शुरू किया। लोगों को बुलाया जिनकी कोई मालूमात नहीं दीन के बारे में या दुनिया के बारे में। जी, उनकी दाढ़ियाँ हैं, वो टोपी वो पहनते हैं, वो सिंबॉलिज्म, सिर्फ वही
वही एक म्यार है। अच्छा, ये जो मयार है सतहियत का, ये न सिर्फ ये कि टेलीविज़न पे आया है, बल्कि ये सियासी मैदान में भी आया। अभी जिन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को टिकट देती हैं, MLAs MP बनाती हैं, वो भी उसी सतही नौइयत के हैं। आप दिल्ली के में आम आदमी पार्टी ने जिन ओहदों पर फाइज किया, MLAs के अलावा जो कॉरपोरेशंस हैं, माइनॉरिटी कमीशन है, उर्दू एकेडमी, इस टाइप में भी बहुत ही लो ग्रेड, बहुत ही सतही लोगों को वहाँ भी भेजा जा रहा है, यहाँ भी भेजा जा रहा है। तो आवाज़ हमको उठानी ये चाहिए कि इस हमारे पास हर तरह के बेहतरीन लोग मौजूद हैं, आप उनको बुलाइए। उस पर एहतजाज मेरे सिवा किसी ने नहीं किया। मैंने टेलीविज़न पे जाना अभी जो मई के आखिर से बंद किया, उसकी बड़ी वजह ये है, आप कई जगह चैनल्स पे जाके पूछ सकते हैं। मैंने कहा ये लोग के साथ कम से कम मुझे मत बिठाइए, और अगर ये होंगे तो आप मुझे पैनल बता दीजिए, मैं नहीं बैठूंगा। आप मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं कर सकते, ये एक इम्पैक्ट है। जलील भी करते हैं उनको, और वो हो जाते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, फिर भी आते हैं वो उनको लगता है कि पहली बार मौका मिल रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, तो कैमरा फोबिया हो जाता है। वो कैमरा फोबिया है, इसके लिए वो आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका इलाज क्या है। मैंने इलाज की बात की और मैं बहुत ज़माने से कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। देखिए, मुल्क में जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम में डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी इलेक्शन भी है, मेन स्ट्रीम में ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों का लाना भी है, सब चीज़ें मेन स्ट्रीम का पार्ट है। और जब आमने सामने दो हरीफ खड़े हों, तो आपके सामने या एक ऑप्शन ये है कि आप सरेंडर कर दें, ठीक है हमारी गर्दन मार दीजिए, हम बैठे हैं, या मुकाबला कीजिए उन्हीं पैरामीटर्स पे जो हरीफ के पैरामीटर्स। तो आपके पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मुस्लिम तंजीमों के पास रिसोर्सेज की ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो रिसोर्सेज आज RSS के पास मौजूद हैं, अगर मुस्लिम तंजीमों को भी आप खोजेंगे तो उतने ही रिसोर्सेज यहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि RSS के पास पूरा नेटवर्क मौजूद है, उनके पास मीडिया के पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनको ब्रीफिंग रोज़ाना की जाती है, आज आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बीजेपी के पास मीडिया नेटवर्क मौजूद है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ हमारी तंजीमों के ने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि इन पैनलिस्ट को नहीं जाना चाहिए, उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात के लिए किसने रोका है कि वो मीडिया का अपना पैनल ना बनाए, वो एक मीडिया इंचार्ज ना बनाए, और वो ये रिस्ट्रिक्ट ना करे कि पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पर आज अगर कोई बहस हो रही है तो उसमें सिर्फ यही साहब बोलेंगे। जमात इस्लामी के अपना मीडिया सेल ऐसा क्यों नहीं बना रखा कि हम टेलीविजन पे भेजने के लिए ये लोग सधा रहे हैं, इनको सिखा के अगर आज इस टॉपिक पर कोई है तो यही लोग जाएंगे। ये मुमकिन है, यही तरीका है मीडिया का कि वो जमात से किसी को बुलाएंगे या जमीयत से, तो वहां के मीडिया इंचार्ज को फोन करेंगे, वो इंचार्ज असाइन करेगा। ये नहीं बता सकता मीडिया हाउस कि आप फलां साहब आ जाएं, डायरेक्टली नहीं बुलाएगा, मीडिया इंचार्ज के थ्रू बुलाएगा। तो आपने वो सेल बना ही नहीं रखे हैं। आज भी आप ये कह रहे हैं कि भाई अब मीडिया का बाइकाट कर दीजिए। मीडिया के बाइकाट से कुछ होना वाना नहीं डिबेट के बाइकाट की बात करें, देखिए आप जानते हैं कि एंकर वो उसकी बोली क्या होती है, एक RSS का विचारक के नाम पर बैठा होता है, एक विश्व हिंदू परिषद या किसी और तंजीम का नाम का नुमाइंदा होता है, एक BJP का तर्जुमान होता है। इन चारों पांचों के बीच में एक मुस्लिम पैनलिस्ट बैठा होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पैनलिस्ट जो हैं वो ऐसे हैं कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अक्सरियत तो ऐसी है कि वो जलील और रुस्वा होकर आती है, गालियाँ सुनवाती है, तो मुसलमानों में एक रिएक्शन सा हो रहा है। तो आप मुझे सीधा ये बताइए कि टीवी डिबेट का बाइकाट करने की, उसमें न जाने की जो अपील की गई है, उसको आप कितना जायज़ और नाजायज़ मानते हैं? नहीं, जायज़ नाजायज़ का तो सवाल ही नहीं है, कितना सही और गलत मानते हैं ये बताइए। मैं समझता हूँ कि सरेदस्त टेलीविज़न पे जो लोग जाएं वो वेल इक्विप्ड हों, जाना चाहिए, लेकिन वेल इक्विप्ड लोग, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के साथ भेजें। मैं चाहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि जमियत उलमा अपना पैनल बनाए और इन इश्यूज़ पे लोगों को भेजे, लोगों की जहन साजी हो। वो एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को कितनी समझदारी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मीडिया नहीं रोक सकता आपको। मसलन ये कि मैंने बहुत सारे इश्यूज़ मुख्तलिफ औकात में ऐसे उठाए कि मीडिया को उस पर या तो खामोश होना पड़ा, या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक RSS उन्होंने अडॉप्ट किया है। मिसाल के तौर पर एक ही मिसाल देता हूं, जब ज्ञानवापी का मसला शुरू हुआ तो मैंने बिल्कुल शुरू में, उन्होंने कहा हिंदू पक्ष है, ये मुस्लिम पक्ष है। मैं कहा हिंदू मुस्लिम पक्ष नहीं है, ये मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष का ही है, क्योंकि मस्जिद का केस तो हिंदू भी लड़ रहे हैं,
तो आप उसे मुस्लिम पक्ष कैसे कह सकते हैं? और वो चेंज हुआ नैरेटिव। आरएसएस ने बाद में इसको अडॉप्ट किया, 10 दिन के बाद उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये मंदिर मस्जिद इशू है, तो आपने नैरेटिव को चेंज किया है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं, मैं कह रहा हूँ, उनको आप ट्रेंड करके अगर सब्जेक्ट वाइज वहाँ भेजेंगे तो वो अहले वतन बहुत गौर से लोग सुनते हैं, समझते हैं। आप भी उस मौके का इस्तेमाल कीजिए कि आप 10 सेकंड में अपना जुमला कैसे पूरा कर सकते हैं। आप डेविड में जाने के हक में हैं कि जाना चाहिए? सधे हुए लोगों को, हमा शुमा को नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हुमा शुमा जा रहे हैं, इनका क्या इलाज है? चूंकि हमने कोई, इनका इलाज वही है, अगर आपने चैनलाइज खुद को कर दिया है, यानी तंजीमों ने, मैं इसकी जिम्मेदारी तंजीमों के ऊपर डाल रहा हूँ। नहीं, अगर वो तंजीमों को नहीं बुलाते, उन्हीं हुमा शुमा को बुला रहे हैं, नहीं मुमकिन है, नहीं मुमकिन है ये। अगर तंजीमें दे देंगी तो हमा शुमा को वो भी नहीं बुला, मजबूर हो जाएंगे वो कि हमा शुमा को ना बुलाएं। तो उनका एजेंडा कैसे पूरा होगा? एजेंडा तो पूरा हो ही रहा है। एजेंडा तो आप ना जाएं तब भी पूरा हो रहा है, एजेंडा आप ना जाएं तब भी होगा। आपको इसमें फ़ायदा ये है कि आपका जो चंद सेकंड या ये आधे मिनट का एक पॉजिटिव एजर्शन है वो लोगों के पास जा रहा है, वो एक फ़ायदा है। अब जैसे मोहम्मद तौकीर रज़ा साहब ने कहा है कि जो लोग टीवी डिबेट में जाते हैं उनको जूते मारे जाएं, उनका सोशल बाइकाट किया जाए, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये तरीक़ेकार अपनाया जाए जो हुमा-शुमा लोग जाके वहाँ पर? मेरा ख्याल है इंटर कम्युनिटी झगड़े पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम्युनिटी के अंदर विद इन दी कम्युनिटी अनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के बयान के उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, ये तो कोई हल नहीं है चीज़ों का। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सड़कों पे हर मोहल्ले हर गली में लड़ाई होती रहेगी। तो जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ उर्दू के आरएसएस अखबार निकालता है, उर्दू के तो मुसलमान खुद से तो उर्दू का एक अखबार तक नहीं निकाल पा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद जो अखबार निकालती थी, अल जमीयत शायद हफ्ता रोज़ा रह गया, वो भी नहीं निकल रहा। जमात इस्लामी अखबार सहरोज़ा दावत निकाला करती थी, वो भी बंद हो गया। उर्दू के बड़े अखबार आरएसएस निकालता है, इस पर किसी ने कभी कोई तवज्जो की है? पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाला कोई अखबार, अपना तर्जुमा नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड का, शायद एक मैगजीन मंथली या सहमाही आ रहा है, क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड का अखबार नहीं है? कौन से रिसोर्सेज की कमी है? कौन से रिसोर्सेज की जमात इस्लामी के पास कमी है कि वो उर्दू का एक अखबार नहीं निकाल सकती? कौन से रिसोर्सेज की जमीयत उलमा के पास कमी है कि उर्दू का एक रोजनामा नहीं निकाल सकती? तो जो लोग एक रोजनामा नहीं निकाल सकते और आरएसएस के अखबारों को पढ़ के उसमें लाखों रुपए रोज के आप फ्रंट पेज के इश्तहार देते हैं, वो तो मुस्लिम तंजीमें ही दे रही हैं। और उसमें जो मुलाजिम काम कर रहे हैं वो कौन मुलाजिम होंगे? वो वही लोग होंगे ना जिनका आरएसएस से कोई ना कोई एफिलिएशन या सोर्स या सिफारिश होगी, उस आरएसएस की सिफारिश पर वहां बैठे होंगे। तो वो वही चीजें लिखेंगे, नैरेटिव वही बनाएंगे अपने इदारियों के जरिए, अपने खबर के हेडिंग्स में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उन अल्फाज के जरिए जो सूट करता हो। तो ये इंटर कम्युनिटी एक रिफ्ट पैदा करना और अनार्किक सिचुएशन कम्युनिटी के अंदर विद इन दी कम्युनिटी क्रिएट करना, ये किसका एजेंडा है? और ये उर्दू अखबारात उसको प्रमोट कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि हमारी मिल्लत 75 साल में ये नहीं समझ सकी कि हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। हम इतना भी नहीं समझ सके। तो ये तमाम चीज़ें मीडिया, आप फरार इख्तियार करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं फरार को सरेंडर समझता हूँ। फरार से कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि आप खुदकशी कर लें। अगर आपने 1 महीने के लिए टीवी डिबेट से खुद को अलग किया है, ये क्या रहा है? फरार के तौर पर किया है या मसलहत के तौर पर किया है या दबाव के तौर पर? तजुर्बे के तौर पर किया है, तजुर्बे के तौर पर। देखिए, जून के बाद हालात बदल जाएंगे? मुझे पता नहीं, अगर नहीं बदले तो नहीं जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं 1 महीने के बाद ज़रूर जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा कि मैं 1 महीने के बाद रिव्यू करूंगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बदला तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ वैसे के वैसे ही चल रही है। कुछ जो मिल्लत का दर्द रखने वाले 1-2 लोग हैं, शायद उन्होंने अपने आप को रोका है, बाकी किसी ने रोका नहीं है। तो बदला कुछ नहीं है और मैं अभी भी रिव्यू में हूँ। लेकिन फरार इख्तियार करना किसी भी फील्ड से इस मौजूदा सूरत हाल में दानिशमंदी नहीं है। आप नेगोशिएट कीजिए, डायलॉग कीजिए, जो मुखालिफिन हैं उनसे मिलिए, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कीजिए। जैसे अब ये नूपुर शर्मा का मामला ये शुरू हुआ है तो फौरी तौर पर हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे गैर मुस्लिम इलाकों में जाके करने चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका है? क्यों नहीं करते हम? जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो करना नहीं चाहते, और हम जैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं सिर्फ जज्बात हैं वो बोलते रहते हैं, बोलते ही रह जाते हैं। ये एक गैप है,
जो आप कम्युनिकेशन गैप कह रहे थे, ये विद इन दी लीडरशिप भी ये गैप है। यानी अगर आप जमात इस्लामी और जमीयत उलमा को देखें तो वहाँ भी एक गैप है दोनों के बीच, एक दूसरे से मिलने में तकल्लुफ है। तो अभी जो एक कॉन्फ्रेंसेस हुई, कहीं एक सेमिनार हुआ, कहीं दूसरा हुआ, पूरा शोभ हालात से निकलने की कोशिश, तो बजाय इसके कि एक जगह अगर जमीयत कर रहा है तो दूसरी जगह मुशावरत कर रहा है, तो तीसरी जगह जो है वो कोई और साहब इंडिविजुअली कर रहे हैं, ये सब करने की बजाय अगर यही लीडरशिप एक साथ इकट्ठा होकर बैठ जाती, ज़्यादा मुफीद हो सकता था। कि जमीयत की लीडरशिप, जमात की लीडरशिप, मुशावरत की लीडरशिप या और जो अहले नज़र साहिबुर राय लोग हैं, वो 20, 25, 50 लोग खुद ही एक जगह बैठ जाते, एक हफ्ते भी बैठ के बात कर लेते, तो शायद वो नतीजा खेज साबित हो इस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में। तो ये भी गैप है। मुस्लिम लीडरशिप से भी शिकवा है, उर्दू अखबारात से भी शिकवा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम ज़वाल याफ्ता उम्मत हैं, शिकवे के अलावा बचा क्या है बताइए? किसके पास शिकवों की एक लंबी लाइन नहीं है? कौन है जो शाकी नहीं है? हम तो सब एक दूसरे से शाकी हैं। अवाम भी शाकी हैं, नौजवान भी शाकी हैं, क़यादत भी शाकी है, हम भी शाकी हैं। ये तो पस्त नफ्सियात की अलामत है जिसका हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हम नफ्सियाती तौर पर बहुत ही शिकस्त खुर्दा और पस्त हो गए। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा।